स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3 डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूस। इस पाठ का अर्थ है तूत की तलाश वीर गाथा जारी है और इस पाठ के लेखक हैं A.R. विलियम्स। आज हम इस लेसन की हिंदी कहानी का अध्ययन करेंगे और यह अध्ययन हम रेडियो स्टाइल में करेंगे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 1। किंग तूत महज एक किशोर था जब उसकी मृत्यु हुई। एक शक्तिशाली परिवार जिसने इजिप्ट पर सदियों तक शासन किया था का अंतिम वारिस था। उसे सोने से लाद कर कब्र में रख दिया गया था और अंततः भुला दिया गया था। 1922 में उस कब्र की खोज से आधुनिक संसार द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था और अत्यंत अंतिम संभावना हो सकती है कि उसकी हत्या हुई हो। तूत का एक सीटी स्कैन हुआ जो उसके जीवन व मृत्यु के नए रहस्य खोलता है और इस बालक फेरेओ के फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सही सूचना प्रदान करता है। कहानी का पैराग्राफ नंबर 2। एक गुस्से भरी आंधी ने प्रेत धूल का शैतान चक्र चलाया जब राजा को प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान, जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, उसे आरामगाह से लाया गया। गहरे फूले बादलों ने दिन भर रेगिस्तान के आकाश को ढक रखा था और अब सितारों को शव पेटी के भूरे रंग से घेर रखा था। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे थे। दुनिया की प्रसिद्ध मम्मी को एक सीटी स्कैनर में सिर की तरफ से सरकाया गया ताकि इस कम जाने गए जवान शासक, जो 3300 वर्ष पूर्व मर गया था, उसकी कई दिनों से चल रही मेडिकल रहस्यों की जांच की जा सके। कहानी का पैराग्राफ नंबर 3। पूरे दोपहर पश्चात पूरी दुनिया से पर्यटक सक्रिय चट्टान से कटी कब्रगाह में करीब 26 फीट नीचे तल में अपनी श्रद्धांजलि देने को एकत्र थे। उन्होंने कब्रगाह के चेंबर में दीवारों पर भित्ति चित्र देखे और तूत के सोने से मढ़े चेहरे को देखा जो उसकी मम्मी की आकृति वाली शव पेटी के बाहरी ढक्कन का सबसे प्रभावशाली लक्षण था। कुछ आगंतुक निर्देश पुस्तिका को धीमी आवाज में पढ़ रहे थे, दूसरे चुपचाप खड़े थे, शायद तूत की किशोरावस्था में असामयिक मृत्यु के बारे में सोच रहे थे या कांपते हुए फेरो के श्राप के बारे में सोचते कि वे लोग जो फेरो को परेशान करेंगे उनकी या तो मृत्यु हो जाएगी या दुर्भाग्य उन पर टूट पड़ेगा। क्या वास्तव में सत्य है? कहानी का पैराग्राफ नंबर 4। मम्मी बहुत खराब स्थिति में है क्योंकि कार्टर ने जो 1920 दशक में किया, जही हवास मिस्र के प्राचीन पुरातत्ववेश की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा जब वे शरीर के लंबे प्रथम दर्शन के लिए झुके थे। कार्टर हार्वर्ड कार्टर अर्थात एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने 1922 में वर्षों की निरर्थक खोज के बाद तूत की कब्र को खोजा था। उसके ऊपर की वस्तुएं यद्यपि प्राचीनता में जल्दबाजी में छानबीन की गई थीं, आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थीं
वे अभी तक पाए गए सबसे समृद्ध शाही संग्रह थे और वे फ़ैरो की मशहूर कहानी का हिस्सा भी था। चौंकाने वाली सोने की अद्भुत कलाकृति, उनकी अमर बनी रहने वाली चमक का मतलब पुनः जीवित होने की गारंटी में उनकी खोज के समय एक सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी उतनी ही ध्यानाकर्षण की वस्तु है। किंतु तूत के साथ उसकी आगे की जिंदगी की आवश्यक दैनिक वस्तुएं भी दफनाई गई थीं। बोर्ड गेम, एक कांसे का रेजर, लिनेन के अंतर्वस्त्र, भोजन व शराब के केसेस। कहानी का पैराग्राफ नंबर 5। फ़ैरो के अंतिम संस्कार के खजाने को बड़े ध्यान से महीनों तक की रिकॉर्डिंग के बाद कार्टर ने उसके 3 घोंसले के समान 3 कफनों की जांच पड़ताल की। पहली को खोलने के पश्चात उसने पाया कि कफन को बिलो और ओलाई पत्तियां, जंगली सेलेरी, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्नफ्लावर से सजाया गया था। ये इन मुरझाई चीज़ों का साक्ष्य था कि दफनाने का काम मार्च या अप्रैल में हुआ। जब वह अंततः मम्मी पर पहुंचा, यद्यपि वह कष्ट में पड़ गया। रिवाजी रेजिन कड़े हो गए थे जिन्होंने तूत को ठोस सोने के कफन से सीमेंट की तरह चिपका दिया था। कोई भी मात्रा में उचित शक्ति इनको उन्हें हटा नहीं सकती थी। कार्टर ने बाद में लिखा, क्या किया जा सकता है? कहानी का पैराग्राफ नंबर 6। सूर्य सुदूर मिस्र में इसे एक हथौड़े की तरह चूर चूर कर देगा और कार्टर ने रेजिन्स को ढीला करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश की। उसने मम्मी को ज्वाला सरीखे सूर्य के प्रकाश में खुले में रख दिया, जिसने उसे 149 फ़ारेनहाइट तापमान में गर्म किया। कुछ भी हिला तक नहीं। उसने वैज्ञानिक तटस्थता के साथ रिपोर्ट दी, राजा के मृत शरीर तक पहुंचने के लिए पहले इन पदार्थों को हाथ, पैर व कमर तक खुरच कर निकालना पड़ेगा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 7। अपनी सुरक्षा के लिए कार्टर के पास बहुत कम विकल्प थे। यदि उसने मम्मी को आज़ाद नहीं कराया तो चोर अत्यंत निश्चिंतता से रक्षकों को धता बताकर सोने को हटाने व ले जाने के लिए उसे अलग कर देते। तूत के समय शाही परिवार बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से धनवान थे और उन्होंने सोचा था, उम्मीद थी उनको, वे अपनी संपत्ति अपने साथ ले जा सकेंगे। अपनी इस दुनिया से आगे राजा तूत को बेहिसाब चमचमाती वस्तुओं से जड़ दिया गया था। बहुमूल्य कॉलर, नेकलेस, कंगन, अंगूठियाँ, ताबीज, एक समारोही एप्रन, सैंडल्स, उसके हाथ व पैरों की उंगलियों की टोपियाँ और अन्य अनेक चीज़ें। अंदर का कफन और मुंह का मास्क सबको जड़ दिया गया था, सभी शुद्ध सोना। तूत को अपने इन सजावटी सामान से अलग करने के लिए कार्टर के सहयोगियों ने मम्मी का सिर अलग कर लिया था और प्रत्येक प्रमुख जोड़ को अलग कर लिया था। एक बार जब उन्होंने काम खत्म कर लिया, उन्होंने मृत शरीर को पुनः जोड़कर एक लकड़ी के बक्से में बालू की एक परत में रख दिया तथा हानि को छुपाने के लिए उसको उनके बिस्तर में रख दिया, जहां अब तूत आराम फरमा रहे हैं।
कहानी का पैराग्राफ नंबर 8। पुरातत्व विज्ञान बीच के दशकों में पर्यटन के रूप में परिवर्तित हो गई है। उसका ध्यान खजाने पर कम है और जीवन के आकर्षक विस्तार पर और मृत्यु के षड्यंत्र पूर्ण रहस्यों पर ज़्यादा है। सन 1968 में कार्टर की खोज से 40 वर्ष बाद एक शरीर रचना शास्त्र के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया और एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकट किया। रेजिन जो उसके सोने की परत जमाती है, उसके नीचे से उसकी छाती की हड्डी व सामने की पसलियां गायब हैं। कहानी का पैराग्राफ नंबर 9। आज की रोग निर्धारण इमेजिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी के साथ, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे को क्रॉस सेक्शन में ब्रेड की स्लाइस के समान साथ रखकर एक 3 आयाम द्वारा वास्तविक शरीर का इमेजिंग किया जा सकता है। टूथ के विषय में सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा पर्दा उठा सकता है। और क्या वह सबसे बड़े 2 प्रश्नों के उत्तर जो अभी भी जारी हैं दे सकता है? वह कैसे मरा, और जब वह मरा तो उसकी उम्र क्या थी? कहानी का पैराग्राफ नंबर 10। राजा तूत की मृत्यु शाही स्तर पर भी एक बड़ी घटना थी। वह अपने पारिवारिक वंश में अंतिम था और उसकी अंत्येष्टि एक राजघराने के लिए घबरा देने वाली घटना थी। किंतु उसके गुजर जाने और उसकी इस दुखांत घटना के बाद का वर्णन अस्पष्ट है। अमेनहोटेप तृतीय, तूत के पिता या दादा, एक शक्तिशाली फेरोह थे जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक, जो कि 18वीं राजघराने का स्वर्णिम काल था, शासन किया, जो कि सर्वोच्च था। उनका पुत्र अमेनहोटेप चतुर्थ था, जिसने उनका स्थान लिया और प्राचीन मिस्र के अजीबोगरीब काल का प्रारंभ किया। कहानी का पैराग्राफ नंबर 11। नए फेरो ने अटेन सूर्य की डिस्क की पूजा को प्रोत्साहित किया। उसने अपना नाम अखेनातेन या अटेन का सेवक कर लिया था और धार्मिक राजधानी, जो थेब्स पुराना शहर था, से नए शहर अखेनातेन, जो अब अमराना कहलाता है, को ले गया था। उसने देश को अमुन, एक बड़े देवता पर आक्रमण कर धक्का पहुंचाया था। उसने उसकी सभी मूर्तियों को तोड़ डाला और उसके मंदिर बंद कर दिए। रे जॉनसन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर लक्सोर के निर्देशक ने कहा, वह एक बड़ा भयंकर समय रहा होगा। परिवार जिसने कई शताब्दियों तक शासन किया था, समाप्त हो रहा था और फिर अखेनातेन थोड़ा झक्की हो गया था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 12। अखेनातेन की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमय शासक इस्मेन खक्रे कम समय के लिए आया और बिना किसी विशेष चर्चा के चला गया। और फिर एक बहुत ही जवान तूतनखातेन सिंहासन आरूढ़ हुआ, राजा तूत, जैसा कि वह आज जाना जाता है। बालक राजा ने शीघ्र ही अपना नाम तूतनखामुन बदल लिया, अमुन की जागृत मूर्ति, और उसने पुराने तौर तरीकों का पुनर्स्थापन देखा। उसने करीब 9 वर्ष तक शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से मर गया।
कहानी का पैराग्राफ नंबर 13। उसकी प्रसिद्धि और उसके भाग्य के प्रति अनुमान पर ध्यान दिए बगैर भी तूत मिस्र की कई ममियों में से एक है। कितनी, कोई नहीं जानता। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जिसने 2003 के आखिर में एक खोज शुरू की, उसने अभी तक 600 ममी रिकॉर्ड की है और अभी भी गिनती जारी है। उसका अगला चरण ममीज की स्कैनिंग एक चलित सीटी मशीन, जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी व उसके उत्पादक साइमंस ने दान की है। राजा तूत कई अन्य ममियों में से प्रथम है जिसका सीटी स्कैन किया जाएगा। उसकी मृत्यु, जैसा कि जीवन में भी, शाही रूप से अपने देशवासियों की शान से भी आगे। कहानी का पैराग्राफ नंबर 14। एक सीटी स्कैन मशीन ने ममी का सिर से पैर तक स्कैनिंग किया और अनुप्रस्थ काट में 1700 डिजिटल एक्सरे चित्र बनाए। तूत के सिर की स्कैनिंग 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेज में की गई ताकि उसके जटिल ढांचे का विस्तृत वर्णन दे सके। तूत के संपूर्ण शरीर का इस प्रकार रिकॉर्ड किया गया और रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और शरीर के विशेषज्ञों ने उसके रहस्यों की जांच शुरू की, जिसकी मढ़ी हुई सब पेटी की परियों की देवियों ने इतने दिनों तक सुरक्षा की थी। कहानी का पैराग्राफ नंबर 15। स्कैन की रात्रि को मजदूर लोग तूत को उसकी कब्र से उसकी पेटी में रखकर चले। अर्थी उठाने वालों की तरह वे एक रैंप पर व सीढ़ियों की ऊंचाई से चले, जबकि बाहर रेत फैल रही थी। फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से एक ट्रेलर पर, जिसमें स्कैनर था, लेकर गए। 20 मिनट बाद 2 व्यक्ति उभरे, पास के ऑफिस में तेजी से दौड़कर गए और एक जोड़ी सफ़ेद प्लास्टिक के 2 पंखे लेकर लौटे। लाखों डॉलर के स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि एक कूलर फैन में रेत घुस गई थी। एक गार्ड ने निराशा से कहा, फ़ारोह का अभिशाप। कहानी का पैराग्राफ नंबर 16। अंततः अतिरिक्त पंखों ने अच्छी तरह काम किया और सारी कार्यवाही समाप्त हुई। पूरी तरह सुनिश्चित कर कि कोई डाटा बाकी नहीं है, टेक्नीशियनों ने तूत को मजदूरों के हवाले किया, जो उसे उसकी कब्र तक वापस ले गए। 3 से कम घंटों के पश्चात तूत को कफन से अलग किया गया और फ़ारोह फिर शांति से वहीं आराम फरमाने लगे जहां कई वर्ष पूर्व अंत्येष्टि के पुरोहितों ने जहां रखा था। कहानी का पैराग्राफ नंबर 17। पीछे ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर के स्क्रीन पर तूत की आश्चर्यजनक प्रतिकृतियां दिखाईं। पिक्सेल्स के छिद्रों से एक भूरे सिर ने आकृति ली और टेक्नीशियन ने उसे हर दिशा में घुमाया। गर्दन की रीढ़ की हड्डियों की तरफ का दृश्य शरीर रचना शास्त्र की तरह स्पष्ट आया। अन्य प्रतिकृतियों ने एक हाथ, पसलियों के फेज के कई दृश्य और एक सिर की खोपड़ी के दृश्य दिखाए, किंतु अब तक दबाव दूर हो चुका था। अपनी कुर्सी में पुनः बैठकर जही हवास मुस्कुराए। वे इस बात से राहत पाए दिख रहे थे कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ।
मैं पिछली रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। उन्होंने कहा, मैं इतना चिंतित था, किंतु अब मैं सोचता हूँ कि मैं सो पाऊँगा। कहानी का पैराग्राफ नंबर 18। हमारे ट्रेलर के छोड़ने के वक्त, धातुओं की सीढ़ी के उतरने के वक्त, हवा रुक गई थी। शीत ऋतु की ठंडी हवा थी और स्थिर थी, मौन के समान थी। इस मृत लोगों की वादी में तूत की कब्र के प्रवेश द्वार के ऊपर ओरियोन खड़ा था, वह तारों का समूह जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे, हमारी बाद की जिंदगी के देवता, जो इस बालक राजा को देख रहे थे। अभी आप सुन रहे थे लेसन 3 डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज की हिंदी कहानी। इस कहानी को A.R. विलियम्स ने लिखा है। इस कहानी को रेडियो स्टाइल में सुनना बहुत लाभप्रद है। आप घर में खाली बैठे हुए, कसरत करते हुए, खाना बनाते हुए, बस में यात्रा करते हुए, रेल में यात्रा करते हुए या बस स्टॉप पर किसी का इंतज़ार करते हुए इस कहानी को आराम से सुन सकते हैं। इससे आपकी आँखों की सुरक्षा होगी तथा समय का सदुपयोग होगा। अगर रेडियो स्टाइल में बना हुआ यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।